नाज़रीन, वैसे तो हमारे हुक्मरानों की ये ज़िम्मेदारी है कि अवाम को सेहत, तालीम और अमन-ओ-अमान की सहूलियात फ़राहम करें। सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी भी हुकूमत की होती है। लेकिन हमारे यहाँ कहीं सुनवाई नहीं है। अगर कोई बच्चा अगवा हो जाता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी अपने तौर पर वो कोशिश करते हैं। अगर हम पुलिस फ़ौरी ताउन करे तो बच्चे को फ़ौरी बाज़ियाब भी करवा लेती है। लेकिन जब कोई गरीब का बच्चा अगवा हो जाता है, फिर उसके साथ जो ज़्यादती हो जाती है और फिर अगर मीडिया पर नहीं आता, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। और मैंने अभी भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स से राब्ता किया और लोग यही कहते हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें हम अपने गुमशुदा बच्चे की कंप्लेन कर दें और वो हालाँकि ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपने तौर पर व्हाट्सएप के ऊपर बच्चों की तस्वीरें जो हैं वो भेजते हैं ताकि लोग एक-दूसरे की हमदर्दी के तौर पर वो बच्चे को तलाश करें और कहीं उसको नज़र आए तो वो बता दे। तो हुकूमती सतह पर ऐसे कोई इक़दामात नहीं है। इससे पहले ज़ैनब अलर्ट के नाम से एक एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाई गई थी। उसके मुतल्लिक़ भी अभी तक वो ख़ास लोगों को नहीं पता। ऐसे और बहुत से इश्यूज़ हैं, कुछ मुआशी हालात आपने देखा पाकिस्तान के अबतर से अबतर होते जा रहे हैं, उस पे बात करेंगे। चलिए अमजद रब्बानी कायरा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और उसके साथ अमीन अंसारी साहब हैं। आप इनको जानते होंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ अमीन अंसारी साहब मैं आपसे ही करूँगा। सर, आपके साथ जो सानिया हुआ वो तो अब मुझे आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सौ के लिए वो सबक था, हमारी रियासत के लिए, क्योंकि दुनिया भर में कहीं सानिया होता है, तो उसके बाद रियासत सर जोड़कर बैठती है और उसका तदारक करने के लिए ताकि कहीं और ये वाक़या ना हो, तो उसके लिए कोई प्लानिंग की जाती है। आपको ये लगता है कि ज़ैनब अलर्ट के ज़रिए बच्चों की गुमशुदगी का एक तो कोई मसला हल हो चुका है या हो रहा है, या बच्चों की गुमशुदगी के बाद बच्चे की बाज़ियाबी वो आसानी से हो सकती है कि नहीं? जी, बहुत शुक्रिया जी, असद काजी साहब। जी, मसला जी। ये है कि ये एक बड़ा अच्छी एक काविज़ थी कि ज़ैनब के नाम से बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए एक कानून बना, उनको तोहफ़ा दिया जा सके और उसमें सरफ़हरिस्त अगर वो बच्चा-बच्ची जो लापता होता है, तो उस ऐप के ज़रिए उस बच्चे को ना जितनी भी जल्दी हो सके हिफाज़त बाजियाब कराया जा सके। और उसके अलावा ज़ैनब अलर्ट का ये भी था कि जैसे मरकज़ में उन्होंने एक अथॉरिटी कायम की, तो वो सूबों में चारों सूबों में भी इस पर अथॉरिटीज़ कायम होनी थी। लेकिन वो ताहाल ये कानून 20 मार्च 2020 का सदर पाकिस्तान साहब से उनके साइनों से कानून बन चुका है। लेकिन अच्छा। ताहाल चारों सूबों में इस पर आज तक अथॉरिटी नहीं कायम हो सकी। बच्चों अच्छा, की मैंने देखा प्रोटेक्शन है अंसारी साहब, हमारे हुक्मरान अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए आए रोज़ पहले कानून साज़ी करते थे, अब तो उन्होंने आईनी तरमीम भी कर ली। लेकिन इस मुल्क और इस कौम के लिए, इस अवाम के लिए कभी कोई ऐसी आपको आईन साज़ी नज़र आई है? क्या देखते हैं कि इनकी तरजीहात में तो ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, लेकिन अवाम दबाव डाल सकती है। आप जैसे लोग जिनके साथ ये सानिया हुआ है, आपने किस हद तक इनके साथ मुशावरत की है, कोई चीज़ें आपने डिस्कस की और आप एक एनजीओ भी चला रहे हैं, क्या बेहतरी ला सकें आप लोग? देखिए, हम तो मुख्तलिफ मौके पर या मुख्तलिफ कोई इवेंट होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जी, सोशल जी। मीडिया के ज़रिए अपनी को ना तजावीज़ इनको देते हैं ताकि बेहतरी के लिए अगर इन पर अमल दरामद हो, तो हुँ। मतलब हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन वो बात वही जो आओगी जो उनकी जो तरजीहात हैं, वो उनको उसमें वो खातर खा बना अब नहीं लाया जाता नहीं लाया जा हमारी तजावीज़ को जो कानून तो बन गया, ये बड़ा अच्छा काम हुआ है। लेकिन जैसे मैं अभी बता रहा था पहले कि चारों सूबों में अभी तक ज़ैनब जो ना ज़ारा जो ज़ैनब अलर्ट रिकवरी एजेंसी के नाम से कानून बना है, अभी तक मतलब इस सूबों ने उस पर अथॉरिटी नहीं कायम की, चारों सूबों ने। इस सिलसिले में मैं मतलब सिंध में भी रहा हूँ, वहाँ उनसे भी मिला हूँ, सईद गनी साहब से, उनके जो आजकल जो मेयर हैं कराची के बने हुए हैं, उस वक़्त वो मिनिस्टर थे इत्तला नशरियात के। ना उनसे भी बात की है। फिर कुछ पिछले दिनों गवर्नर कामरान तफरीद साहब के साथ वहाँ पर प्रोग्राम था इसी वाले से, उनसे भी डिस्कस किया। तो लेकिन उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम अब यहाँ पर आपको भी बुलाएँगे और इस पर आपकी तजावीज़ लेंगे, तो हम इस पर अमल दरामद के लिए अच्छा, मतलब सर मैं पूछना लेकिन चाहूँगा, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि वो जो कानून पास हुआ है,
उसमें क्या कम अज कम सजा रखी गई है? क्योंकि अगवा और फिर बच्चे के साथ जो ज्यादती होती है, इसकी तो इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, तब जाकर ये जो दरिंदे हैं इनके दिल में कुछ डर और खौफ पैदा होगा। अदरवाइज तो ये वाकयात अब भी हो रहे हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान में वाकयात रुक गए हैं, अभी बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, बच्चियों को उठाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, वाकया तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसकी वजह ये है कि मुजरमों को सजाएं नहीं मिल रही। और सवाल थोड़ा सा बात लंबी हो जाएगी इस तरह कि जैनब से पहले या जैनब बेटी के बाद अब तक जितने भी ज्यादती या कत्ल के वाक़ात हो चुके हैं, उसमें मतलब आज तक किसी मुजरम को सजा नहीं मिली मासूम जैनब के मुजरम के। तो ओके। जब मुजरम हमारा जो तफ्तीशी निज़ाम है, प्रोसिक्यूशन, उसके बाद प्रोसिक्यूशन है, उसमें इतनी ज़्यादा खामियां हैं। या तो वो नीचे को ना को मुजरमों के साथ सालबाज कर लेते हैं, और उसमें ना उसमें जब तफ्तीश करते हैं उसमें को ना कोई रख लेते हैं जो मुजरम को फायदा पहुंचाते हैं। तो मुजरम को सजा नहीं मिलती, मुजरम की जमानत और आगे जाके मुजरम जो है ना ओके, वो तो नहीं मैं हो जाते। यही या यही पूछना चाह रहा था कि अब जो कानून पास किया गया है, उस कानून में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम सजा क्या रखी गई है? जी वो सजा का उन्होंने इस पर मैं बताता हूँ, सजाए मौत का उन्होंने तजवीज़ दिया था, लेकिन उसको इस कानून में उन्होंने शामिल नहीं किया। फिर इस पर उस वक्त जमात इस्लामी के अमीर सलाजुल हक साहब सेनेटर थे, उन्होंने बकायदा सजाए मौत इसमें तरमीम पेश की दारा कानून में। तो इसमें सजाए मौत शामिल की जाए, जो बच्चे बच्चों के साथ रेप ज्यादती करते हैं उनको सजाए मौत दी जाए। लेकिन वो भी इन्होंने उसको पास नहीं किया, इसमें शामिल नहीं किया इसने मौत को। नहीं, वो इनका कहना है कि चूंकि सजा का जो सजाए मौत का कानून है, वो ऑलरेडी सजाए मौत मौजूद है। हालांकि ये बात नहीं है, जो बच्चों के साथ जिनसी जिंदगी और अपने एक घिनौना फेल, जैसे वो इसमें अदर जो लोग हैं वो जो डार्क वाले चाइल्ड पोर्नोग्राफी करते हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के लिए इब्न नास सजाएं होनी चाहिए, इसमें शामिल करनी चाहिए उनको। इब्न नास सजा जो बच्चों को साथ घिनौना मेरे फेल करके मेरे साथ ही रहिएगा कारर साहब। वैसे आपका ज़हन मानता है कि जब तक ऐसे वाकयात हमारे हुक्मरानों के और जो ये फैसला साज हैं उनके साथ नहीं होगा, तब तक कोई इस तरह की आइन साजी नहीं होगी। आपने देखा आए दिन नई आइन साजी भी होती है और कानून साजी भी हो रही है, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि कम अज कम सजाए मौत उसकी होनी चाहिए ताकि किसी और को जरूरत ना हो, लेकिन वाकयात तो हो रहे हैं। भाई साहब, ये जो बात कर रहे हैं ना अमीन साहब, ये अपनी हम्म, जानब बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये खुद ही लेके चले हुए हैं इस काम को। इनके साथ कोई ना कोई गवर्नमेंट साथ दे रही है, ना कोई और बंदा साथ दे रहा है। ये अच्छा अकेले ही मरते मुजाहिद हैं जो चल रहे हैं। असल में अच्छा। बात को समझने की जरूरत है यहाँ पे कि हम्म। आपको पता है डॉक्टर शाहिद मसूद ने जो एक किया था, इंकशाफ हाँ जी, दिया था प्रोग्राम किया। कि पोर्नोग्राफी का यहाँ पे पूरा एक सिस्टम मौजूद है पाकिस्तान में। हाँ वो जी, कसूर एरिया में तो नेटवर्क है, सुनने में आया। कसूर नहीं जी, पूरे पाकिस्तान में मौजूद है और उसमें बहुत बहुत बड़े लोग मौजूद हैं। ये एक कारोबार बन चुका है। अब तो बिल्कुल सर, जब भावलपुर ये यूनिवर्सिटी का भी वाकया सामने आया, वो दब गया, और इसके बाद भी और बहुत से वाकया सामने आते हैं। आपकी बात बिल्कुल मैं उससे एग्री कर रहा हूँ कि शायद पता नहीं माफिया की जड़ें कितनी गहरी हैं। असल में मैं तो समझता हूँ कि ये जड़ें इतनी गहरी कैसे हो सकती हैं अगर ये वक्त हाकम जो हैं, ये जो हुक्मरान है या जो अशराफिया है, ये खुद हम्म, शामिल ना हो। क्योंकि ये बिल्कुल बहुत बड़ा कारोबार है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं इनको, डॉलर्स की शक्ल में इनको जो है वो पैसे बाहर से आते हैं। और जब ये बिल्कुल मुनाफा सही। बख्श कारोबार है, तो इसमें ये जमीर वाली बात या वो दीन वाली बात, वो तो इनमें पहले ही मौजूद नहीं है। अगर आपको नजर आए तो मुझे भी बताना कि कोई ऐसा दीनदार पाकिस्तान में हुक्मरान हो कि जो इस चीज का जो है वो अजाला करे कि यार ये बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है या ज्यादती हो रही है, ये इस्लाम के भी मुनाफी है। अब ये इस्लाम को छोड़ दें, ये तो अपनी जात के लिए सब कुछ करते हैं। ये देखते हैं कि ये हराम पैसा हमने किस तरह कमाना है, चाहे वो किसी का रेप करके कमाया जाए, चाहे किसी की जेब पे डाका डाला जाए, चाहे किसी को टैक्स लगाया जाए। अब इनको सिर्फ अपने पैसे डबल करने की जरूरत है। ये सिर्फ इसीलिए काम करते हैं। अदरवाइज आप कहें कि कानून कानून तो मौजूद है पाकिस्तान में, कौन सा कानून जो ऐसा मौजूद नहीं है। लेकिन मुझे बताएं कि किसी कानून पे आज तक कोई अमल पैरा हुआ है कोई? नहीं, इवन अमल तो तक अमल के नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट जब कोई ऑर्डर करती है, किसी को सजा सुनाती है या कोई ऑर्डर देती है, तो उसको रियासत ओबे नहीं करती, उसको रियासत नहीं इंप्लीमेंट करती। वो बेबस है। अब क्या करें, पाकिस्तान में हर बंदा बेबस है इन अशराफिया के सामने। चलें, अच्छा इंसारी साहब, मुझे आप बताइएगा कि शरई तौर पर इसकी सजा क्या होती है? आपने उलमा कराम से फतवा वगैरह लिया था? जी जी बिल्कुल, शरई तौर पर भी जो है ना, इसमें जो जानी है उसकी 2 सजाएं हैं। जो शादीशुदा है उसको कोड़े मारे जाएं, और जो अनमैरिड है, कुआरा, उसको संसार किया जाए। ठीक। ये 2 सजाएं हैं इसमें। और दूसरा ये है कि जो जना है, रेप केस है, इसमें मतलब इस्लामी शरीयत के मुताबिक सुलह मावी का तसव्वुर है। और मैंने मतलब बड़े जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल हैं, तमाम चैनल पर ये बार बार ये चीज़ रिपीट की है कि खुदारा, जब एक रेपिस्ट का जब एविडेंस आ जाती है, सबसे अहम एविडेंस होती है डीएनए की, या उसका जो बयान होता है, जो मुतासरा होता है, तो उसके बाद कानून साजी करें कि जब ये एविडेंस आ गया कि प्रूफ हो गया कि इसने उसके साथ रेप किया है, तो उसके विद इन वीक उसकी सजा पर अमल दरामद होना चाहिए, ना कि उसके बाद दबाव डालकर मुतासरा फैमिली पर या गरीब होते अक्सर लोग तो ये सुलह वगैरह का तो करते हैं, या हालांकि जो वो हराम है। इसमें सुलह और माफी का मतलब बिल्कुल तसव्वुर नहीं है, और जो सजा है वो वाजिब है। लेकिन पार्लियामेंट ने इस मतलब बार बार मैंने इस बात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये किया, लेकिन उन्होंने मेरी इस बात को नजरअंदाज किया है। इस पर अच्छा, कानूनदाजी करने की जरूरत है। जैसे मोटरवे वाला वाकया था, वो खतून के साथ आते ही वो मुजरिम आपसबंदी पकड़े गए, बिल्कुल। उनको सजाए मौत हो गए। तकरीबन 3 साल 4 साल हो गए, लेकिन वो क्या है, वो जेल में मेहमान बन उस के पर बैठे अमल नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पर ये चीज है, हैं। देखिए अभी आपने बात की, शायद मैं सही सुन नहीं सका। जो शादीशुदा है उसको संसार किया जाता है, और जो गैर शादीशुदा होता है उसको कोड़े मारे जाते हैं ना? जी जी, उसको कोड़े मारे जाते हैं, है नहीं? ओके, तो मेरे ख्याल शादीशुदा को आपका जवाब, और शुदा चलें, को कोड़े बेहतर मारे होगा ये जाते हैं। जब रिपीट होगा। चलें, ये बात हम किसी मुफ्ती से भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब मुझे बताइएगा, इस वक्त आपकी एनजीओ किस हद तक खेल रही है और किस हद तक काम कर रही है? अगर हो रहा है तो किस लेवल पर हो रहा है? वो मैं तो अपनी, मेरी एनजीओ तो अभी ना प्रॉपर रजिस्टर नहीं हुई, लेकिन मैं तो है ना कोना को ज़ाती तौर पर? जी जी, अपने तौर पर कोना को मैं कहीं जाता हूँ जहाँ पर भी, या एक कराची की रोशनी अब्दुल्ला बात का, वो मुझे बुलाते हैं, कहीं ना ओके, कहीं वो स्पॉन्सर कर देते हैं। ओके, तो मैं ये तो मानना पड़ेगा ना, जिसके साथ वाकया हुआ होता है, दर्द उसी को महसूस होता है। आम लोगों को तो इस चीज का अंदाजा भी नहीं हो सकता। और फिर जो जिनके साथ आप सानिया हो रहा है, आप उनकी दादरसी के लिए कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद तौफीक दे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम मईशत की। अब आपके एरिया में मैंने सराउंडिंग में देखा है, मैं जब भी सनतकारों से मिलता हूँ, वो अपनी इंडस्ट्रियां करके बंद करके बैठे हुए हैं और कहते हैं जी बिजली बहुत महंगी होगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मौजूदा जब हुकूमत पीडीएम की बनी है, उसके बाद तो मुल्क और कौम की बर्बादी शुरू हो चुकी है। क्या हालात देख रहे हैं? कुछ बेहतरी के इम्कान नजर आते हैं? ये तो कह रहे हैं आदातो शुमार बेहतर हो रहे हैं। नहीं जी, फिलहाल तो वो देखें, ये पिछले दिनों से महंगाई सिंगल डिजिट पर कह रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ ये 1.5-2 माह में महंगाई में जो है ना, जो ये ऑयल वगैरह है घी है, उनकी कीमतों में तकरीबन 70-80-100 रुपए तक पर लीटर पर किलो इजाफा हो गया। उसके बाद दालें हैं, वो भी तकरीबन उनकी कीमतों में भी 50 से 60-70% तक इजाफा हुआ है। दाल चना, दाल माशा, दाल मूंग है, जो भी है, और सारी चीजें। और आप मंडी में जाए, सब्जियां कारोबारी देखो। कारोबारी क्या सूरत हाल है? और मैं ज्यादातर देखता हूँ फैसलाबाद रीजन के अंदर भी सनतें थी। हालांकि कोरोना के दिनों में भी हमारे पास इतने ऑर्डर से लोग बेरोजगार नहीं हुए जितने इन अदवार में। दोनों में एक तनगरान सेटअप आया, और फिर रजीम चेंज हुआ, उसके बाद फिर अब नई हुकूमत आई है। तो इतने अरसे के अंदर तो अवाम ही सफर कर रही है, अवाम ही मुश्किल फेस कर रही है। हुक्मरानों की तो ना याशियां खत्म हो रही हैं, ना अल्ले तल्ले खत्म हो रहे हैं। तो हुक्मरानों से, गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि जो बिजली के रेट हैं उनको रिवाइज करें, और जो 2-3 साल पीछे जो रेट थे वहां पर रेट लेके आए। तो उसके बाद ये हमारी सूर में पावर लूम की मोम इंडस्ट्री है, वैसे भी इंडस्ट्री है, या कोई लेदर टेंडीज वगैरह हैं, ये सारी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। लोग भी काफी बेरोजगार हो चुके हैं, और लोगों का सरमाया जो है ना, तो समझे वो डूब चुका है। जितने एक पावर लूम के इंडस्ट्री लगाई, छोटी स्मॉल यूनिट है,
उसका बिल्डिंग और लूम का खर्चा देखें, वो 25-30 लाख या 40 लाख लगा हुआ है, तो वो फर्क बैठा हुआ है। वो अपने जो है ना रास उसको खा रहा है और वो परेशान है, तकलीफ है, और जो मजदूर है वो बेरोजगार हो गए हैं। कारा साहब क्या देखते हैं, यकीन जाने आपका तो उठना बैठना है सरमायाकारों के साथ, ताजरों के साथ, क्या सोच रहे हैं, क्या उनको कोई उम्मीद है या वो भी अपना कारोबार समेट कर गैर मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं? कई साहब, सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान की है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। अब हर बंदा जो है वो सोचने पे मजबूर, पहले हम कहते थे कि सोचने पे मजबूर है, अब सोचने पे मजबूर नहीं है, अब वो इसके लिए सदेबाब कर रहा है कि अब इस मुल्क से हमने कैसे अपना सेफली निकलना है। अब कि वो हर बंदा रास्ते ढूंढ रहे हैं, वो सेफली निकलना चाह रहा है। उसके लिए पासपोर्ट के दफ्तर जाएं, आपको इतनी ज्यादा लाइन मिलेगी, तो रोज का 40 से 45 हजार पासपोर्ट बन रहा है, और उनके पास मशीनें नहीं है, उनके पास वो नहीं है, वो अभी तक बन नहीं रहा। मैं कहता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है ना, वो मैं कहता हूं कि हम पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान जो सुपर पावर है, कोई माई का लाल, कोई ऐसा मुल्क जो ये दावा करे कि मैं सुपर पावर हूं, मैं उसको एक दो चीजें बताता हूं, वो बताए कि जो जो सुपर पावर है, वो हम जो सुपर पावर है वो बगैर बिजली के, बगैर गैस के, नहीं नहीं बगैर नहीं, हमने सुपर पावर का बगैर कभी क्लेम नहीं किया। हम क्लेम करते हैं कि हम एटमी ताकत हैं, मुआशी तौर पे हम कमजोर ही हैं। मेरी बात तो सुन लेना कि हम भाई सुपर पावर ये कहते हैं ना, सुपर पावर तो हम है, हम फिर भी सरवाइव कर रहे हैं। ना हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास गैस है, ना पेट्रोल है, ना हमें चीनी मिलती है, ना हमें तालीम मिलती है, अखलाकियात हमारी गिर गई हैं, इंसानियत से हम गिर चुके हैं, सिक्योरिटी है कोई नहीं, जॉब है कोई नहीं, इसके बगैर भी हम रह रहे हैं। तो इससे ज्यादा सुपर पावर, अपना मुल्क कौन सा हो सकता है? हम जनाब सुपर मुल्क हैं हमारे। अब हुक्मरानों से पूछें तो हुक्मरान कहते हैं जी हम तो जनाब दूध और शहद की नहरें पा रहे हैं, ये तो लोग तो वैसे ही हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अब इनको अगर अपने जाती इख्तलाफात से अपनी जाती सीटों को हासिल करने के लिए वक्त मिले तो ये अवाम का सोचे ना। अवाम के लिए तो कोई नहीं इन्होंने सोचना, ना को आज तक तरमीम हुई है अवाम के लिए। मुझे बताएं कि आज तक जितने भी कौमी असम्बली के इजलास हुए हैं, एक भी इजलास आप बताएं कि जो अवाम के लिए अमेंडमेंट के लिए बुलाया गया हो। हमेशा इन्होंने अपनी जात को, किस तरह हमने अपने अपने जो इसको अपना हुक्मरानी है उसको तूल देना है, किस तरह हमने जनाब अपना पैसा बनाना है, किस तरह हमने अपने मनी लॉन्ड्रिंग को जायज करना है। अब रोजाना यहाँ से अरबों के हिसाब से पैसे पाए जा रहे हैं। मैं अभी भी इस चीज का मैं आपको कहता हूँ कि अभी भी यहाँ से पाकिस्तान से रोजाना मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे पैसा बाहर जा रहा है और कोई बंदा उसका पुरसाने हाल नहीं। ठीक है, अब पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान जो है यहाँ पे तो कोई हुक्मरान इसकी वो लेने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं जनाब इसका कोई वाली वारस हूँ। अब देखें मरियम नवाज को देख लें, वो अपना सूबा छोड़ के इलाज कराने के लिए चली गई हैं। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन है जो इस वक्त जो स्मोक की सूरत हाल है, अवाम मर रही है, ऊपर से हमने कारोबार बंद कर दिए कि जी कारोबार बंद कर दें जी, अब 8 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलेंगी। आप जनाब वर्क फ्रॉम होम 50% लोग घर से करेंगे। अब 50% तो लोग पहले ही घर से काम कर रहे हैं, अब बाकी जो 50% है वो वैसे ही नहीं काम करेंगे। वैसे ही भी महकमों में काम तो हो ही नहीं रहा। आपको पता है किस जगह पे काम हो रहा है, किस जगह पे अवाम को रिलीफ मिल रहा है। जो महकमे में आके अफसर बैठते हैं वो सिर्फ आते हैं अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कि मैंने अपने बच्चे को गाड़ी लेके देनी है, मैंने अपने बच्चे को मोबाइल लेके देना है, मैंने किस तरह दिहाड़ी लगा के जाना है, किस तरह मैंने अपने घर का खर्चा पूरा करना है। पाकिस्तान का अगर आप सोचे ना तो मैं और आप तो सोच सकते हैं अपने बच्चों का, लेकिन ये हमारे बच्चों का बिल्कुल नहीं सोचेंगे। सब दरअसल हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम सब ने मिलकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। अब आपने स्मोक की बात की, आलूदगी की बात की, एक टाइम आएगा यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। सुनने में आया कि लंदन में भी ऐसे हालात पैदा हुए थे। बहरहाल आखिरी 1 मिनट है, इंसारी साहब आप अपनी बात कर लें, अपना कोई मैसेज देना चाहे वो दे सकते हैं, फिर हम क्लोज करते हैं। बस ये मेरा मैसेज यही है हारिफ रहमान पर कि आज जो मौजूदा हालात के तनाज़ुर में ये बात कहूँगा कि हमारे बच्चे जो ना वो गैर महफूज हैं, तो हम अपने बच्चों की खुद ही जितनी ज़्यादा केयर कर लें वो बेहतर है। अब अगर बच्चा जो घर से बाहर है ना तो वो बच्चा बिल्कुल गैर महफूज है। हत्ता कि आजकल ऐसे वाक़यात भी देखने में आ रहे हैं, सुनने में भी कि बच्चे घर में भी गैर महफूज हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल।
तो मैं वालिदैन से मेरी अपील होगी कि अपने बच्चों को खुदारा एंड्रॉइड मोबाइल से जो है ना बचाएं, ताकि बच्चे उस मोबाइल की वजह से गुमराह ना हो सके और बेदार रवैया का शिकार ना हो सके। बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया। ठीक है कायरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने दोनों मेहमानों की बातें सुनी। अब तो ये हमारे हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है कि अवाम को सिक्योरिटी फराहम करें, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बस वो अवाम से टैक्स कलेक्ट करते हैं, अपनी यशियाँ करते हैं, लल्ले-तलल्ले, और जो भी उनका अभी बैरूनी दौरे उनके चल रहे हैं, और पंजाब की सूरत-ए-हाल आपके सामने है। अब स्मोक के तदारक के लिए एक जामे पॉलिसी बनानी चाहिए थी, और सुनने में आ रहा है कि अगले माह इससे ज़्यादा गंभीर सूरत-ए-हाल हो जाएगी। अब कौम दुआ ही कर सकती है कि अल्लाह ताला को बारिश अता फरमाए, और जब बारिश हो जाएगी तो शायद थोड़ी-सी स्मोक में कमी आए और आलूदगी में कमी आए, अदरवाइज़ अवाम में ऐसे ही हालात